A very good morning to all of you. So, in the last class, we have started a new chapter of your Indian Economic Development, Chapter 9, Environment and Sustainable Development. Okay, so in the last class, we have already discussed what is the meaning of environment and what are the different importance of the environment. So, in today's class, we are going to start a new topic, that is environment crisis. Okay, so let's start. Okay, so the environment is able to perform its function without any interruption as long as demand on these function is within its carrying capacity. Okay, so जो environment है, environment is able to perform its function. Environment क्या है, वो सारे अपने functions को perform करेगा without any interruption as long as demand on these function is within its carrying capacity. जो environment है वो अपने सारे functions को properly perform करेगा until and unless कि उसकी जो भी demand है उसमें कोई भी interruption ना हो, और demand क्या है वो उसकी carrying capacity के according हो. Now the term here is carrying capacity. Okay, कि कोई भी environment है, environment के जितने भी functions हमने पढ़े, environment अपने functions के according ही perform करेगा जब तक हम जो उसकी carrying capacity के demand के according ही हम सारे functions को perform करें. Now that here the term is carrying capacity. First of all, understand what is carrying capacity. Okay, carrying capacity means to fulfill the following conditions. Carrying capacity होने का मतलब ये है कि ये सारी conditions क्या होनी चाहिए, fulfill होनी चाहिए. So first one is extraction of the resources should be less than the rate of regeneration of resources. जितने भी resources हमारे पास available हैं, available means जितने भी resources हैं हमारे पास उनका हम जो भी extraction कर रहे हैं, जो भी उनको हम utilize कर रहे हैं, it should be less than the regeneration of the resources. कि जो भी हमारे पास resources हैं उनको हम कितना regenerate कर रहे हैं. Regeneration of resources should be more than the extraction of resources. कि हम कितना ज़्यादा resources को use कर रहे हैं, ये क्या होना चाहिए, कि कितना ज़्यादा हम regeneration of resources करें वो हमेशा ही ज़्यादा होना चाहिए कि हम कितना resources को use कर रहे हैं. Okay, next one is waste generated are within the assimilating capacity of the environment. ठीक है, जो भी वेस्ट हम इन्वायरमेंट में जनरेट कर रहे हैं, डिफरेंट वेस्ट तो एवरीडे हर एक हाउस होल्ड में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, हर एक जगह क्या है, कुछ ना कुछ वेस्ट जनरेट हो रहा है. तो जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है वो क्या होना चाहिए, विद इन दी एसिमिलेटिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट. वो किसके अंदर होना चाहिए, कि वो इन्वायरमेंट की कैपेसिटी के अंदर ही होना चाहिए. हम इतना भी ज़्यादा वो पॉल्यूशन, इतना भी ज़्यादा हम इन्वायरमेंट को हार्म ना पहुंचाएं कि कोई भी इन्वायरमेंट उसको एक्सट्रैक्ट एज वेल एज एसिमिलेट ना कर पाए, वो उसको एब्जॉर्ब ना कर पाए. तो कैरिंग कैपेसिटी होने का मतलब क्या है, कि जो भी रिसोर्सेज हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, लाइक कोल्स हो गए, हम लोग जितने भी उनको यूज़ कर रहे हैं, इट शुड बी लेस देन द रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज. कि रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज से हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. सेकेंड, कि जो भी हम लोग वेस्ट जो भी रोज हम लोग जनरेट कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, वो इन्वायरमेंट की एक जो कैपेसिटी है, मतलब उसकी एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है एसिमिलेटिंग की, उतने के अंदर ही होना चाहिए. ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा क्या कर दें कि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को भी यूज़ कर ले, उनका रीजनरेशन ना करें, एज वेल एज हम इन्वायरमेंट की जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम क्या करें कि जितना भी वेस्ट उससे हम ज़्यादा ही क्या कर ले, उसको यूज़ कर ले, ज़्यादा ही हम वेस्ट को इंक्रीज करें. ठीक है, तो ये क्या है, यही होती है कैरिंग कैपेसिटी, कि किसी भी इन्वायरमेंट की क्या है, ये कैरिंग कैपेसिटी. सो हमने ये पढ़ा कि जो भी फंक्शंस हैं, जो भी इन्वायरमेंट के फंक्शंस हैं, वो तभी प्रॉपरली परफॉर्म करेगा जब हम लोग इन्वायरमेंट की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसी के विद इन हम सारे रिसोर्सेज को यूज़ करें. तो इसकी कंडीशन, दो कंडीशन क्या हुई, कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज हैं, जितने भी रिसोर्सेज को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इट शुड बी लेस देन दी रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज. सेकेंड वन इज वेस्ट टू बी in that level to be produced in which the absorption limit of the
एब्जॉर्प्शन लिमिट ऑफ द एनी इन्वायरमेंट इज विद इन दी दैट लिमिट, कि एब्जॉर्प्शन की जो लिमिट है उसी के विद इन ही क्या करना चाहिए, हमको वेस्ट को जनरेट करना चाहिए. ओके, सो इफ दीज कंडीशन आर नॉट फुलफिल्ड then environment fails to sustain life and result in an economic crisis. अगर ये दोनों कंडीशन क्या है, फुलफिल नहीं हो रही है, ठीक है, हमने क्या किया, एक आइडल सिचुएशन ले लिया कि ये फुलफिल होनी ही चाहिए. अगर ये कंडीशन क्या है, फुलफिल नहीं हो रही है, देन इन्वायरमेंट फेल्स टू सस्टेन लाइफ. फिर क्या है, इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा लाइफ को सस्टेन करने पे, एंड रिजल्ट इन एन इकोनॉमिक क्राइसिस. अल्टीमेटली क्या होगा कि environment as well as economic crisis हो जाएगा. Okay, it is because the rising population of a developing country and the affluent consumption and the production standard of the developed world have placed a huge stress on the environment. ठीक है, हमें पता है कि जो राइजिंग पॉपुलेशन है किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज की, इंडिया की आप देख रहे हो कि जो पॉपुलेशन है वो क्या है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, एंड द एफ्लुएंट मतलब कंजप्शन, जो बहुत ज़्यादा लार्ज कंजप्शन है. हमें पता है कि जब हमारी इनकम इंक्रीज होती जाती है तो हम लोग का कंजप्शन लेवल भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. एंड द प्रोडक्शन स्टैंडर्ड ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड, जो भी जो डेवलप्ड कंट्री है उनका जो प्रोडक्शन की भी जो लिमिट है वो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है. तो हैव प्लेस्ड अ ह्यूज स्ट्रेस ऑन द एनवायरनमेंट. देखिए, हम कोई भी सेक्टर में काम करें, एग्रीकल्चर सेक्टर में, प्रोड्यूसिंग सेक्टर में, एज वेल एज हम किसी भी सर्विस सेक्टर में काम करें, हम डायरेक्टली किस पे स्ट्रेस कर रहे हैं, इन्वायरमेंट पे ही स्ट्रेस कर रहे हैं. तो अगर पॉपुलेशन क्या है वो कंटिन्यूसली राइज कर रही है, लोगों का कंजप्शन क्या है वो राइज हो रहा है. जब कंजप्शन राइज हो रहा है मतलब कि सप्लाई भी राइज करना पड़ेगा. सप्लाई राइज करने के लिए प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा. तो हम बहुत सारे ऐसे भी वर्क कर रहे हैं, ऐसे भी फैक्टर्स हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट करें. और जो भी डेवलप्ड है, जो कंट्री डेवलप्ड है, उनका क्या है, उनका भी प्रोडक्शन क्या है, लिमिट बहुत ज़्यादा हो गया. सो अल्टीमेटली ये क्या कर रहा है, ये डायरेक्टली स्ट्रेस किस पे कर रहा है, इन्वायरमेंट पे कर रहा है. ओके, सो many resources have become extinct and waste generated are beyond the absorptive capacity of the environment. ओके, जो मैनी रिसोर्सेज है वो अपनी जो भी उनकी एक आइडेंटिटी है उसको वो लॉस करते कंटिन्यूसली करते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम रिसोर्सेज हमें पता है कि बहुत स्कैर्स हैं. हम अगर कंटिन्यूसली उन रिसोर्सेज को यूज़ करते जाएंगे तो वो क्या होंगे, कम ही होते चले जाएंगे. एंड वेस्ट जनरेटेड आर बियॉन्ड द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट. और जो वेस्ट जनरेट हो रहा है कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर से, कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर से, वो क्या है, जो भी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है किसी भी इन्वायरमेंट. ठीक है, हम आपको पता है कि ऐसे एज अ इंडिविजुअल हमारी भी कोई कैपेसिटी है, तो ऐसी इन्वायरमेंट की भी क्या है, कैपेसिटी है. तो जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो क्या है, एक लिमिट से बियॉन्ड हो रहा है. ओके, सो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी मीन्स द एबिलिटी ऑफ द इन्वायरमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन. ओके, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी का मतलब यही है कि एक इन्वायरमेंट की एबिलिटी कि वो जितना भी डिग्रेडेशन है उनको क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, मतलब सारा एसिमिलेट कर सके. तो हमने क्या पढ़ा कि इन्वायरमेंट क्राइसिस में हमने ये पढ़ा कि जो भी डिफरेंट फंक्शंस हैं इन्वायरमेंट के, तभी वो प्रॉपरली परफॉर्म होंगे जब हम लोग का जो डिमांड है वो विद इन दी कैरिंग कैपेसिटी के हो. मतलब हम जो डिमांड कर रहे हैं वो जो हमारी एक कैरिंग कैपेसिटी उसी के अंदर होना चाहिए. अब कैरिंग कैपेसिटी क्या है, कैरिंग कैपेसिटी होने का मतलब ये होता है कि जितने भी हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इट शुड बी लेस देन दी रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज. कि जितने भी रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, हमेशा कम होना चाहिए कि कितना रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है. और जो भी वेस्ट जनरेट हो रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इट इज शुड बी अकॉर्डिंग टू द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट. वो क्या होना चाहिए कि इन्वायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. ओके, सो हमने ये देखा कि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा. इसका इम्पैक्ट यही हो सकता है कि वो डायरेक्टली क्या है, इन्वायरमेंट पे स्ट्रेस करेगा. कैसे, क्योंकि अगर हम लोग देख रहे हैं कि पॉपुलेशन क्या है वो कंटिन्यूसली राइज कर रही है, लोगों का अगर पॉपुलेशन राइज कर रही है तो दैट मीन्स कि कंजप्शन भी लोगों का क्या होगा, राइज होगा. अब पॉपुलेशन कम होगी तो लोग कम कंज्यूम करेंगे, जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लोगों का कंजप्शन भी तो बढ़ जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा पर्सन क्या है बॉर्न हुए तो उनका भी कंजप्शन बढ़ जाएगा. एज वेल एज जो भी डेवलप्ड कंट्री हैं उनका भी क्या है कि
हमें पता है कि उनका भी क्या है, प्रोडक्शन क्या है, लिमिट उनका बहुत एक्सट्रीम होता है, इसलिए वो डेवलप कंट्री की ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो क्या कहलाती है, डेवलप कहलाती है। तो उनका भी प्रोडक्शन क्या है, वो लेवल बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या होता है कि ये एकदम स्ट्रेस किस पे देता है, इन्वायरमेंट पे देता है। एक सेकेंड कंडीशन ये आती है कि हम अपने रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो क्या है, स्कार्स रिसोर्सेज हैं, हम उतना उसका यूज़ कर रहे हैं कि हम लोग बियॉन्ड द लेवल, मतलब बियॉन्ड उसके लिमिट के हम लोग यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को, एज वेल एज जो भी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के बियॉन्ड कर रहे हैं, और जो वेस्ट जनरेट हो रहे हैं वो किसी भी इन्वायरमेंट के क्या है, एब्जॉर्प्टिव उसकी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हो रहा है। ओके, सो द रिजल्ट वी आर टुडे एट द थ्रेशहोल्ड ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ओके, इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि देयर इज स्टार्टिंग ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। अब इन्वायरमेंटल क्राइसिस का स्टार्टिंग हो गया है, क्योंकि अगर ये सारे रिसोर्सेज, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स कंटिन्यूसली राइज करती जाएंगी तो ये क्या होगा, डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे करेंगी, इन्वायरमेंट पे, और इन्वायरमेंट की क्राइसिस होगी। ओके, सो देयर आर द सम इश्यूज और द रीजन ऑफ द इन्वायरमेंटल क्राइसिस, की क्या रीजंस हैं इन्वायरमेंटल क्राइसिस के। सो देयर आर मेनी इश्यूज विच कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जो क्या करते हैं, इन्वायरमेंटल क्राइसिस को क्रिएट करते हैं। सो वेरियस ग्लोबल इन्वायरमेंटल इश्यूज कंसर्निंग इन्वायरमेंटल क्राइसिस आर। ठीक है, क्या ऐसे इश्यूज हैं, सो दीज ऑल आर द इश्यूज विच आर डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंटल क्राइसिस। जो इन्वायरमेंट क्राइसिस पे क्या है, वो डायरेक्टली उसके इम्पैक्ट कर रहा है। सो फर्स्ट वन इज ग्लोबल वार्मिंग. You have already studied or listened that word, that is global warming. Ozone depletion. Next one is, it is overuse of and misuse of the environmental resources. जो भी resources हैं, environmental resources हैं, उनका overuse हो रहा है as well as misuse हो रहा है. Next one is opportunity cost of the negative environmental impact. जो भी environmental impact है उनका क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखेंगे हम लोग, ये एक एक को वन बाय वन वी विल डिस्कस. एंड द नेक्स्ट वन इज सप्लाई डिमांड रिवर्जन. देयर इज रिलेशन बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड. सो सप्लाई डिमांड क्या हो रहा है, रिवर्स हो जा रहा है, रिवर्सल ऑफ द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज. ठीक है, इनके बीच में क्या है, एक ऑपोजिट रिलेशन हो जा रहा है डिमांड और सप्लाई के ऑफ द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज. जो भी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज है, कि अगर हम लोग डिमांड क्या है रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और रिसोर्सेज हमें पता है कि बहुत कम है, डिमांड अगर हम एनवायरमेंटल रिसोर्सेज का ज़्यादा करेंगे तो उसकी सप्लाई क्या हो जाएगी, वो अल्टीमेटली इट विल रिड्यूसेस. ओके, सो वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग वन बाय वन. ओके, सो फर्स्ट वन इज ग्लोबल वार्मिंग. क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग? सो ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेस सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. ओके, सो देयर इज वन क्वेश्चन फॉर यू कि आपको अर्थ की लोअर एटमॉस्फेयर क्या होता है. अर्थ का लोअर लेयर्स होती है ना एटमॉस्फेयर की, तो लेयर जो लोएस्ट लोअर लेयर है उसका आपको नाम बताना है. ओके, इन दी ऑनलाइन क्लास. सो ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर. ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब होता है कि इट इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज. ये क्या है, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, मतलब स्लोली इंक्रीज हो रहा है इन दी एवरेज टेम्परेचर. जो टेम्परेचर है किसका, अर्थ के लोअर एटमॉस्फेयर का, वो क्या है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेज. एज अ रिजल्ट की किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस गैसेज. ग्रीन हाउस गैसेज के इंक्रीज होने पे ये क्या है कि जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर का जो लोअर लेवल है, एटमॉस्फेयर का जो लोअर लेवल है वो क्या हो रहा है, वो उसका टेम्परेचर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है ओनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द ग्रीन हाउस इफेक्ट सिंस द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से ही ये सारे प्रॉब्लम्स अकर कर रहे हैं. इट इज कॉज्ड बाय द मैन मेड इंक्रीज इन दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस. और कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, ये आप लोग को बताना है कि कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं. ओके, सो उसमें एक होती है कार्बन डाइऑक्साइड. सो इट इज कॉज्ड बाय द मैन मेड इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, मैन मेड मतलब जो एक ह्यूमन ही इंक्रीज कर रहा है किसकी, CO2 में, एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस भी इंक्रीज हो रही हैं.
थ्रू द बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल एंड डिफॉरेस्टेशन। देखिए हम लोग बोलते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? ये आपके लिए एक क्वेश्चन, एक साइंस का क्वेश्चन है कि हम लोग बोलते हैं ना प्लांटेशन करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? कुछ तो ये ट्री से रिलेशन है, क्यों करना चाहिए ये आपको बताना है। ओके, तो क्या है कि थ्रू दी बर्निंग ऑफ जो भी फॉसिल फ्यूल्स है हम लोग उनका बहुत बर्न कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पूरा जो डिफरेंट भी प्लांट हैं, एनिमल सॉरी प्लांट्स हैं डिफरेंट, जो भी उनको क्या कर दिया जा रहा है, ट्रीज हैं इनको पूरा कट कर दिया जा रहा है। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा इससे डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से क्या है कि ये डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे कर रहा है, एटमॉस्फेयर की लो जो लेवल है उस पर। सो ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर हैज़ राइजन बाई 1.1 Fahrenheit एंड द सी लेवल हैज़ राइजन सेवरल इंचेस। ठीक है, पास्ट सेंचुरी से मतलब 100 ईयर्स में ये बहुत सारे पास्ट सेंचुरीज में ये देखा जा रहा है कि जो एवरेज जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो राइज होता जा रहा है, जो सी लेवल है वो भी कंटिन्यूसली राइज होता चला जा रहा है। ओके, सो सम ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग आर, कुछ ऐसे इफेक्ट जो ग्लोबल वार्मिंग के उसका इफेक्ट हम लोग देख रहे हैं। फर्स्ट वन इज मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस। ठीक है, जो पोलर आइस होते हैं, जो आइस होते हैं ना, वो क्या हो रहे हैं कि इतनी ज़्यादा गर्मी है उससे मतलब उसकी गर्मी से क्या है, जो भी आइस है वो मेल्ट होते चले जा रहे हैं। ये सब पोलर आइस क्या है, नॉर्थ और साउथ रीजन में फाइंड आउट होते हैं, अंटार्कटिका, ये सब क्या है कि कंटिन्यूसली ये जो आइस हैं वो क्या होते जा रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। उनके मेल्ट होने की वजह से रिजल्टिंग इन राइज इन सी लेवल। अब वो क्या होते हैं, वो मेल्ट होके सीधे डायरेक्टली किसमें, सी में मिलते जाते हैं, तो सी लेवल क्या होता जाता है, वो इंक्रीज होता जाता है। अब सी लेवल इंक्रीज होने का है कि कोस्टल फ्लडिंग आ जाती है। जो कोस्टल एरिया में होते हैं, कोस्टल एरिया में फ्लडिंग की प्रॉब्लम भी या उसके भी कॉजेज ये हैं कि पॉपुलेशन कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। पॉपुलेशन इंक्रीज होने का मतलब है कि उनको हमें कंजप्शन, कोई भी कमोडिटी को कंज्यूम कराने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड जो कर रहे हैं वो भी कोस्टल एरिया में कर रहे हैं। एज वेल है जो भी सी लेवल के जो वेव्स हैं उनकी वजह से भी क्या हो रहा है, जो वेव्स आ रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि पोलर आइस मेल्ट होने की वजह से ये सारे क्या है सी लेवल पे मिल जा रहे हैं। सी लेवल क्या है, वो सी में मिलने से वो इंक्रीज होता जा रहा है सी लेवल, और इसमें बहुत सारे वेव्स हो रहे हैं। तो ये सारी की प्रॉब्लम क्या है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। फिर क्या है, डिस्ट्रप्शन ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज डिपेंडेंट ऑन द स्नो मेल्ट। ठीक है, अब क्या हो जा रहा है, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसमें भी डिस्टर्बेंस हो जा रहा है, क्योंकि ये पूरा किस पे, वाटर सप्लाईज विच इज़ डिपेंडेंट ऑन द स्नो मेल्ट। जो स्नो के मेल्ट होने पे जो भी पूरा डिपेंडेंसी है ड्रिंकिंग वाटर की, उसकी वजह से वो भी पूरा डिस्टर्ब हो जा रही है। फिर एक्सटिंक्शन ऑफ द स्पीसीज़, जो भी डिफरेंट स्पीसीज़ हैं, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, वो भी क्या हो जा रहे हैं, डिसअपियरेंस होना, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ फ्रीक्वेंट ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स। जो स्टॉर्म्स है ना, आंधी आती है, तूफान आता है, वो भी कंटिन्यूसली ट्रॉपिकल एरिया में आता जा रहा है। इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ द ट्रॉपिकल डिजीज़, जो क्या है, जो ट्रॉपिकल डिजीज़ होती हैं जिसमें आपका क्या आ जाता है, सारे बैक्टीरिया और वायरस से जो भी डिजीजेज होती हैं, आपकी टीबी हो गया, मिजल्स हो गया, या रिस्पिरेटरी में कोई प्रॉब्लम हो जा रही है, तो ये सारी प्रॉब्लम भी क्या हो रही है, ओनली बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये सब भी कंटिन्यूसली इंक्रीज करती चली जा रही हैं। सो इन 1997 अ UN कॉन्फ्रेंस ऑन द क्लाइमेट चेंज वॉज हेल्ड इन क्योटो, जापान। ठीक है, 1990, देखिए वर्ल्ड लेवल पे ये सारी जब प्रॉब्लम आती है तो वर्ल्ड लेवल पे क्या होता है, ऐसे कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं कि हम कैसे इन सारी चीज़ों को जल्दी से जल्दी क्या करें, इरेडिकेट करें, क्योंकि पूरा वर्ल्ड इस चीज़ से सफ़र करेगा। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर इंडिया करेगी या पर्टिकुलर कोई कंट्री करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये पूरी कंट्री ही सफ़र करेगी, पूरा वर्ल्ड सफ़र करेगा। इसलिए क्या है, कुछ कुछ डिफरेंट ईयर्स में क्या होता है कि कोई कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, UN कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन क्या है, कॉन्फ्रेंस कराता रहता है कि हम जो भी ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज भी इन्हीं सब की वजह से हो रहा है। जो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है कि सारी प्रॉब्लम अकर कर रही हैं, तो हम कैसे इन सब चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। ओके, सो इन 1997 अ UN कॉन्फ्रेंस ऑन द क्लाइमेट चेंज वॉज हेल्ड इन क्योटो, जापान। ठीक है, 1997 में क्या हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुआ था क्लाइमेट चेंज पे, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है कहाँ पे, क्योटो, जापान में। सो इट रिजल्टेड इन एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग।
ठीक है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ बिटवीन दी ऑल दी मेंबर्स नेशन ऑफ द कंट्री, जो भी यूएन के मेंबर्स नेशन है उनके बीच में क्या हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक एग्रीमेंट हुआ कि हमको क्या है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे फाइट करना है बाय रिड्यूसिंग इमिशंस, कि जो भी इमिशंस निकल रहे हैं ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस के, जो भी ग्रीन हाउस गैसेस के जो हैं डिफरेंट इमिशंस निकल रहे हैं उनको क्या करना है बाय द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, जो भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जिस कंट्री में बहुत ज़्यादा हैं उन कंट्रीज़ में, क्योंकि जहाँ पे हमको पता है कि इंडिया में क्या है, हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा बेस्ड है, तो जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है तो वहाँ पे ज़्यादा इमिशंस निकलेगा। तो उनकी इंडस्ट्रीज़ में जो भी जहाँ पे भी नेशंस में ज़्यादा इमिशन निकल रहे हैं कंट्री के इंडस्ट्रीज़ में, तो उनको क्या करना है कि ग्रीन हाउस गैस जो इफेक्ट है उसको रिड्यूस करना है। ग्रीन हाउस गैस में इफेक्ट में आपके क्या क्या आ जाएंगे, CO2 आ जाएगा, मीथेन आ जाएगा, CFC आ जाएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मीथेन, ये सारी गैसेस को क्या करना है, रिड्यूस करना है। बिकॉज ये क्या कर रही है, डायरेक्टली इम्पैक्ट किस पे कर रही है, इन्वायरमेंट पे कर रही है। ओके, तो ये सारी क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को इम्पैक्ट करती हैं और बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो ये था आपका ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट वन इज ओजोन डिप्लीशन। ओके, ओजोन लेयर होती है ना। हाँ, एक और क्वेश्चन आप लोग के लिए कि ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के किस लेयर पे, किस पे होती है, ठीक है, किस स्टेज पे, जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि डिफरेंट सारे हैं, आपको बताना है ये क्या है, मैं नहीं बताऊंगी, कि जो सारे लेयर्स हैं उस वो किस पे होती है ओजोन लेयर, ठीक है। सो ओजोन डिप्लीशन रिफर्स टू अ फेनोमेनन ऑफ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द, देखिए द टर्म इज हेयर, दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, कि ओजोन डिप्लीशन होने का मतलब है कि रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर, किस पे होती है वो, ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर पे होती है, जिसमें क्या इसका मतलब हुआ कि ये जो भी अमाउंट है ओजोन का वो क्या है, जो स्ट्रेटोस्फेयर पे जो लेयर है उसकी, वो क्या हो रहा है कि जो भी उस पर ओजोन है उसका क्या हो रहा है, वो अमाउंट इसका डिप्लीशन होता चला जा रहा है, मतलब वो डिक्रीज होता चला जा रहा है। रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ ओजोन इज अ वेरी क्रूशियल ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू, ठीक है। अब ये ओजोन क्या है, अगर ये रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या है, बहुत क्रूशियल ग्लोबल एनवायरमेंटल इशू है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि वो जो लेयर है ओजोन लेयर वो बहुत ज़्यादा थिन होती जा रही है, तो जो डायरेक्टली रेज है ना वो डायरेक्टली अब अर्थ पे आएंगे। ओजोन लेयर से वो सारे क्या होते थे, प्रोटेक्टेड रहता था, अब क्या है वो सारी लेयर डायरेक्टली आपके क्या होंगी, अर्थ पे आएंगी, जो हम लोग को उसके थ्रू क्या है बहुत सारी डिजीजेस भी इंक्रीज होती चली जाएंगी, ठीक है। सो ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। ओजोन लेयर क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है अर्थ को फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज, जो भी UV रेज हैं जो सन से आ रही हैं उनसे ओजोन लेयर क्या करता है, जैसे डायरेक्टली सन से जो रेज आएंगी वो क्या करेंगी, अर्थ पे सीधे आ जाएंगी, ठीक है। अब अर्थ पे क्या है, अगर ये जो लेयर है इस लेयर से ओजोन जो है तो ये क्या करेगा, इस रेज को प्रोटेक्ट करेगा, तो ये रेज सीधे अर्थ पे नहीं आ पाएंगे। अब ये जो लेयर है वो एकदम थिन होती चली जाएगी, एकदम थिन होती चली जाएगी, तो क्या है वो रेज डायरेक्टली क्या है अर्थ पे आ जाएंगे, जो ह्यूमन में डिजीजेस और कंटिन्यूसली इंक्रीज होती चली जाएंगी। सो एज अ yes, ozone depletion is caused by the high level of chlorine and bromine compound in the stratosphere, ठीक है। जो भी ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है कि बहुत ज़्यादा क्लोरीन और ब्रोमीन क्या है कंपाउंड स्ट्रेटोस्फेयर में है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ ओजोन डिप्लीशन, जैसे ही ओजोन में डिप्लीशन होगा, मोर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रीचेज द अर्थ, और ज़्यादा क्या है अल्ट्रावायलेट रेज क्या होंगी, अर्थ पे रीच करेंगी एंड हार्म द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको डायरेक्टली वो क्या करेंगी, हार्म करेंगी, क्योंकि आपको पता है कि ये UV जो रेज होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए क्या है, वो बहुत ज़्यादा डिजीज़ इंक्रीज करती है उनकी वजह से। इसलिए क्या है कि जो भी रेज डायरेक्टली हम आएंगी वो क्या करेंगी, ह्यूमन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे वो बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट करेंगी। सो इट कॉजेज स्किन कैंसर इन ह्यूमन, देखिए इससे क्या हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, ठीक है। स्किन कैंसर इन ह्यूमन एडवर्सली अफेक्टेड द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो भी एक्वा में जो भी वाटर में रहते हैं ऑर्गेनिज्म उसको भी क्या करेगा, डायरेक्टली एडवर्स अफेक्ट होगा एंड लोअर्स द ग्रोथ ऑफ द टेरेस्ट्रियल प्लांट एक्सेट्रा, जो भी टेरेस्ट्रियल एरिया में प्लांट्स होते हैं उनके ग्रोथ को भी वो क्या करेगा, डिक्रीज
करेगा. ओके, सो द मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, देखिए एक ये नेक्स्ट क्या हुआ, एक ये भी प्रोटोकॉल हुआ, मतलब कॉन्फ्रेंस हुआ. मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पे हुआ था? वियना में हुआ था 1987 में. 1987 में हुआ था ये. कब हुआ था? 1987 में वियना में ये मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 16 सितंबर को. आपको पता नहीं होगा, 16 सितंबर को हम लोग ओजोन डे भी मनाते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस, कि उसी दिन क्या हुआ था कि हम लोग इस प्रोटोकॉल में ये डिसाइड किया गया था कि ओजोन को क्या है, ओजोन जो लेयर है उसको प्रोटेक्ट करना है. ओके, क्योंकि हमें ऐसे चीज़ें करनी है, फॉरेस्टेशन करना है, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका भी जो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है उनको भी क्या करना है, रिड्यूस करना है. सो द मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल विच इज़ हेल्ड ऑन इन दी वियना 1987 16 सितंबर. ओके, ये भी एक इंटरनेशनल ही ट्रीटी थी, इंटरनेशनल ही एग्रीमेंट था. इज डिसाइड टू प्रोटेक्ट दी ओजोन लेयर. इसमें यह डिसाइड किया गया कि जो भी ओजोन लेयर है उसको प्रोटेक्ट करना है बाय स्ट्रेसिंग बैन ऑन द यूज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल्स. ठीक है, कैसे कि हम उन सारे जो भी डिफरेंट केमिकल्स हैं जो ओजोन को डिप्लीट कर रहे हैं, रिड्यूस करते जा रहे हैं, उन सारे केमिकल्स को क्या करना है, हमें बैन कर देना है. ठीक है, जो भी डिफरेंट केमिकल्स हैं जो डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे हैं ओजोन लेयर पे, उनको क्या करना है, वो डिप्लीट एज वेल एज रिड्यूस करते चले जाना है. इसलिए क्या है, वो ओजोन लेयर का जो डिप्लीशन है वो बच जाएगा. नेक्स्ट वन इज ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज. ठीक है, रिसोर्सेज जो भी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज है. ठीक है, थर्ड वन इज एज वी ऑलरेडी कंप्लीटेड द ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, एंड थर्ड वन इज ओवर यूज एंड मिस यूज ऑफ द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज. जो भी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं उनका ओवर यूज हो रहा है, मतलब हम लोग बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं या तो मिस यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं. This is the massive overuse and misuse of the environmental resources. Overuse of the environmental resources occurs when demand of the environmental resources is much more than the supply. Overuse कैसे होगा environmental resources का, कि जो demand है environmental resources की which is more than the supply of the environmental resources, कि हमारे पास जितने भी environmental resources हैं उनका हम क्या कर रहे हैं, overuse कर रहे हैं. मतलब जितना हमको यूज़ करना चाहिए हम उससे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, उन रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं. दिस हैपन्स व्हेन रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज इज लेस देन देयर एक्सट्रैक्शन. ये इसलिए हो रहा है कि जो रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज है वो क्या है, कम है एज कंपेरिजन टू एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज. जितना हम रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ दी मच मोर देन दी रीजनरेशन ऑफ द रिसोर्सेज. कि हम रीजनरेट नहीं कर रहे हैं रिसोर्सेज, उससे ज़्यादा हम उन रिसोर्सेज को यूज़ कर ले रहे हैं. बिकॉज एज द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्रीज विल इंक्रीजेज, इट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट. कि लोगों का जब कंट्री की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होने का मतलब है कि कंजप्शन इंक्रीज होगी. कंजप्शन इंक्रीज मतलब डिमांड क्या है उन रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और सप्लाई हमें पता है इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज की लेस होगी, क्योंकि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है वो भी क्या हैं, scarce resources. हमें पता है कि resources whatever we have they are in limited amount but the wants are unlimited. Okay, so it would create problem like deforestation, land degradation. Okay, ये क्या सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है कि इसमें डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब मोर कटिंग ऑफ द ट्रीज क्या है, बहुत ज़्यादा कट हो रही हैं. लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लैंड की जो फर्टिलिटी है वो भी क्या है, धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जा रही है. Misuse of the environmental resources occurs when atmosphere is harmed by us by not controlling the amount of harmful chemicals. ठीक है, misuse कैसे हो रहा है resources का, कि जो भी एटमॉस्फेयर पे जितने भी resources हैं, जितने भी है, उनको हम क्या कर रहे हैं, ओवर यूज़ कर रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा केमिकल का यूज़ कर रहे हैं. केमिकल के यूज़ करने से क्या होता है कि वो डायरेक्टली इम्पैक्ट जो भी रिसोर्सेज हैं वो धीरे धीरे डिप्लीटेड होती चली जा रही हैं. तो मिस यूज ऑफ द इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज अकर्स व्हेन एटमॉस्फेयर इज हार्म्ड बाय अस. कि जो एटमॉस्फेयर को हार्म कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं, बाय नॉट कंट्रोलिंग द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल. कि जो भी हार्मफुल केमिकल है उनका हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं. कंपाउंड लाइक क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ग्रीन हाउस गैसेज एक्सेट्रा इन द एटमॉस्फेयर. कि जो भी क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ग्रीन हाउस गैसेज है, इनका हम कंटिन्यूसली यूज़ करते
चले जा रहे हैं. It would create problem like global warming, ozone depletion, etc. ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम क्या क्रिएट करी कि इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन डिप्लीशन हो रहा है. ओके, so in today's class what we have studied what is the environmental crisis and what are the reason for the environmental crisis. So first one is global warming, second is ozone depletion, and the third one is overuse and the misuse of the environmental resources. Okay, so it's all about your today's class. We will continue it further in the next class.